Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. SST बायोकेम फीमेल जोन 4 का पेपर जो कि आज 1 जुलाई को इवनिंग में हुआ था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 के पेपर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस करके अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। सो ये क्वेश्चंस हमें डिफरेंट कैंडिडेट्स ने अपनी जो है मेमोरी में जो इन्होंने सेव करके रखे थे वो हमसे शेयर किए हैं। तो हो सकता है क्वेश्चंस की वर्डिंग और ऑप्शंस एग्जैक्ट वही ना हो। तो अगर तो आप टेस्ट में अपियर हुए हैं या आपको कहीं से कोई ऑथेंटिक पेपर मिला है तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री का पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और जो हमारी पीरियोडिक टेबल भी है वो भी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। तो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बेस्ड है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। सो एटॉमिक नंबर इसका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट वाज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन एल शेल। एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? तो सिंपली उसके लिए या तो आपको याद होने चाहिए कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम में 18 आएंगे, एन में 32 आएंगे। या तो आपको याद होने चाहिए या आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 2n² फार्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में मालूम कर सकते हैं। एल का एन नंबर क्या होगा? एन विल बी 2। के के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एन की जगह पे 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 इंटू 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो एल शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 8 आते हैं। देन नेक्स्ट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब हमारे पास जब भी कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। सपोज करें रिएक्टेड्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके ऑप्शंस में अगर तो Kc था या K था तो भी ओके है। तो K या Kc इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट वाज आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड। किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर। अब हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, देन स्ट्रेटोस्फेयर होती है, देन मीजोस्फेयर होती है, देन आपकी एक्सोस्फेयर। अब हमें पता है कि ओजोन सॉरी यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होगा, यहाँ पे ओजोन होगा क्वेश्चन में। ओके, तो ओजोन की जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे होती है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। अब आई डोंट नो आपकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी क्वेश्चन की, लेकिन आप समझ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि ओजोन की जो लेयर प्रेजेंट होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और ये लेयर क्या करती है? ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। सूरज से जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उनको ये लेयर रोकती है। ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास जो है वो फिल्टर करके रेडिएशंस को यहाँ पे भेजती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होता है बेसिकली उसको हम गुड ओजोन कहते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब जो नीचे वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहां पे अगर ओजोन बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया तो वो ओजोन पर पोल्यूटेंट हो जाता है। तो यहाँ ट्रोपोस्फेयर में अगर तो हमारी एयर में ओजोन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए पोल्यूटेंट और हार्मफुल साबित हो सकता है। तो उसके लिए ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होगा वो बेड ओजोन कहलाता है। जबकि अगर आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर का क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोन होता है उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज गुड ओजोन। देन नेक्स्ट वाज नेगेटिव आयन कैरिंग पार्टिकल इज कॉल्ड। अब किसी भी कोई भी न्यूट्रल एटम है, सपोज आपके पास ए न्यूट्रल एटम है कोई भी, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सपोज करें एलिमेंट है, एटम है ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज आएगी पॉजिटिव, उसको कहेंगे कैटाइन। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। Then next was change in enthalpy of a reaction. Change in enthalpy of a reaction is represented by delta H से represent करते हैं इसको। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा H की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी, नेगेटिव में होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा H की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव होगी। ये भी एग्जाम में आपके जोन 3 वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट वाज
आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स रिमूवल ऑफ व्हाट। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बेसिकली किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली इट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम या आयन में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। Then next was carboxylic acid reacts with metal to form। अब जनरली आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एक बनता है उस मेटल का सॉल्ट और दूसरा हमेशा उसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही होगा। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड उठाओ, उसको मेटल के साथ रिएक्ट करो, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा मेटल के साथ और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए एसिड का जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सो हाइड्रोजन वाज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वाज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन अ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज नोन एज। ऐसा साइंटिस्ट जो कि इंडस्ट्रीज में काम करता हो उसको क्या कहेंगे? उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट कहते हैं। Then next is contact process is used to manufacture। contact process जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर के लिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस यूज होता है, जबकि अमोनिया की सिंथेसिस के लिए हेबर प्रोसेस यूज होता है। और कॉन्टेक्ट प्रोसेस में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, तो वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में। देन नेक्स्ट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। इनमें से कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होगा जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, जबकि वाटर में जो है वो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपका कोवेलेंट बॉन्ड आता है। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। Then next we had questions of biology. Which viral component determines specificity of host cell attachment? वायरस का वो कौन सा कंपोनेंट है जो डिटरमाइन करता है होस्ट सेल अटैचमेंट की स्पेसिफिसिटी? तो वो होता है आपका सरफेस प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन। तो इसका आंसर था सरफेस प्रोटीन। नेक्स्ट वाज विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट बैक्टीरिया अटैचमेंट। होस्ट बैक्टीरिया अटैचमेंट के लिए क्या चीज कौन सी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो बैक्टीरिया जब भी होस्ट सेल पे अटैच होते हैं तो वो अपना सरफेस मार्कर्स जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था सरफेस मार्कर। नेक्स्ट वाज विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल मोटिलिटी। बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए, उनकी मोटिलिटी के लिए कौन सी स्ट्रक्चर यूज होती है? तो वो यूज होती है आपकी फ्लैजेलम। सो फ्लैजेलम वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वाज माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म एवरी फंक्शन एक्सेप्ट। इनमें से सब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन हैं सिवाय एक के। वो कौन सा है? अगर हम टीसीए साइकिल को देखें जिसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखें तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होती है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे सी होगा ऑप्शन, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन नहीं है। Then next was which of the following is a major source of vitamin B12। इनमें से vitamin B12 की major source, rich source कौन सी है? तो अगर हम योगर्ट और मिल्क को देखें तो इनमें थोड़ा बहुत vitamin B12 प्रेजेंट होता है, वाटरमेलन में बिल्कुल भी नहीं होता। और सबसे रिच सोर्स जो vitamin B12 का है वो बीफ है। बीफ में सबसे ज्यादा vitamin B12 पाया जाता है। सो बीफ वॉज द करेक्ट आंसर। एंड vitamin B12 को कोबाल अमीन भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Then next was sister chromatids are separated in which phase? अच्छा, इन सब फेसेस को हम देखें तो एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होके अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होते हैं। तो करेक्ट आंसर वाज एनाफेज। नेक्स्ट वाज मसल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय। तो पहले जो जोन 3 का पेपर था उसमें आया था कि स्पर्म सेल्स किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं? तो वो मियोसिस के थ्रू होते हैं। जबकि मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो जो भी सोमेटिक जो भी बॉडी सेल्स होते हैं वो सारे माइटोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोसिस। नेक्स्ट वाज डार्विन इज फेमस फॉर विच थ्योरी। तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो था उसने एक थ्योरी प्रपोज की थी कि ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं
over the time by the process of natural selection. तो theory of evolution दी थी इसने by natural selection, इसके लिए डार्विन फेमस है. Next was TT into TT cross of pea plant. What is the probability of homozygous recessive allele? इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और आपका आंसर आएगा 25%. इसकी कैलकुलेशन है वो मैं अभी नहीं कर रही, पिछले लेक्चर्स में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसका आंसर था 25%. नेक्स्ट इज सर्कुलर डीएनए मटेरियल इन बैक्टीरियाज कॉल्ड. बैक्टीरियाज के अंदर जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको प्लाज्मिड कहा जाता है. देन नेक्स्ट वाज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूकैरियोटिक. इनमें से यूकैरियोटिक कौन सा है? अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो काफी लेक्चर्स में, काफी टेस्ट में हम देख चुके हैं कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट होता है, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक होता है. और वायरस को अगर हम देखें तो वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक होता है ना ही यूकैरियोटिक होता है, क्योंकि ये एसेल्यूलर होता है. तो विच ऑफ ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूकैरियोटिक. इन सब में से कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका फंजाई. So fungi was the correct answer here. Then bacteria increase growth in which phase? बैक्टीरियाज की जो रिप्रोडक्शन होती है बेसिकली बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, और जो बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ होती है वो होती है लॉग फेज में, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है. इसमें बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है. सो नेक्स्ट वाज फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ. जोन 3 में पूछा गया था कि प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है. यहाँ पे फंजाई का पूछा गया है. तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चाइटन की बनी हुई होती है. चाइटन इज द करेक्ट आंसर. जबकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है. सो यहाँ पे चाइटन इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट वाज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज. अब हमारे पास एक लेबोरेटरी, ये तीनों हमारी लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हमारे जो भी लार्जर बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया या प्रोटीन हो गया, उनकी सेपरेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज. साइज एंड चार्ज के रेशियो पे बेसिकली इनकी सेपरेशन होती है. तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका करेक्ट आंसर था. Then next was what is the major cause of species destruction? स्पीशीज की जो डिस्ट्रक्शन होती है वो उसकी मेजर कॉज जो है अगर हम देखें तो वो होता है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. अब जैसे कि कहीं पे अर्बनाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, फूड, शेल्टर और जो भी ब्रीडिंग साइट्स हैं वो कम हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जिसकी वजह से स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. तो मेजर कॉज स्पीशीज डिस्ट्रक्शन का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है. देन नेक्स्ट वी हैड अ पोर्शन ऑफ उर्दू. उर्दू के जो भी क्वेश्चंस थे उनके सही से हमें ऑप्शंस नहीं पता चले हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस पता चल गए हैं. तो लेट्स सी. आबे हयात किसकी तसनीफ है? आबे हयात के ऑथर जो थे वो मोहम्मद हुसैन आजाद थे. बागो बहार का ओरिजिन किस किस्से से है? बागो बहार किसने लिखा था? जोन 3 में पूछा गया था कि बागो बहार का ऑथर कौन था, तो वो मीर अमन दहलवी थे. जबकि इसका जो ओरिजिन है वो किस किस्से से फेमस है? वो किस्सा है चार दरवेश से फेमस है. सो किस्सा है चार दरवेश वाज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट वाज नॉवल तौबतुन नसू. किसकी तसनीफ है? ये किसने लिखा है? ये डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था. देन अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए किन ममालिक का दौरा किया? तो मोस्टली जो लिटरेचर में जो सोर्सेज के थ्रू हमें पता चलता है कि अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए दो कंट्रीज का दौरा किया था, जर्मनी एंड इंग्लैंड. देन नेक्स्ट वाज प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो इनकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, और कब हुई थी? 1936 को हुई थी. और उसको प्रेजाइड किसने किया था? उसको प्रेजाइड किया था मुंशी प्रेमचंद ने. मुंशी प्रेमचंद ने फर्स्ट राइटर्स एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस को प्रेजाइड किया था. देन वी हैड सम क्वेश्चंस ऑफ जीके. कियास मींस, कियास का इस्लाम में जो कियास का वर्ड यूज होता है इसका मतलब ये है बेसिकली कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौजूद किसी भी हुक्म को किसी भी सबब के तहत उस पे नए मसले को लागू करना, एनालॉजिकल रीजनिंग जो होती है बेसिकली इसको कियास कहा जाता है. सो सी वाज, सॉरी सी नहीं, तो आप, मुझे नहीं पता कि आपके पास ए बी या सी ऑप्शन था,
Analogical reasoning was the correct answer. Then the companion known for expertise in Islamic law of inheritance. कानून विरासत के मामले में जो सबसे माहिर जो सहाबी थे वो कौन से थे? वो हजरत ज़ैद बिन साबित थे. ज़ैद बिन साबित was the correct answer. Then next is Salt Range is located in Salt Range जो है वो पंजाब में located है, northern पंजाब में mostly. So Punjab was the correct answer. Then no confidence vote against Imran Khan was held in which year? नो कॉन्फिडेंस वोट इमरान खान के अगेंस्ट अप्रैल 2022 में हुआ था. 2022 में हुआ था बेसिकली अप्रैल में, और जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिनको उनकी ऑफिस से रिमूव किया गया था थ्रू अ सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. So April 2022 was the correct answer. Then इंग्लिश का पोर्शन हमारे पास है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ब्लैंक गुड. अब यहाँ पे क्वालिटी है तो यहाँ पे इज आएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज गुड. देन इडियम स्पिल दी बीन्स मीन्स, स्पिल दी बीन्स मीन्स किसी भी राज को फाश कर देना, कोई भी सीक्रेट खोल देना, तो किसी का सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना. तो अगर तो ऑप्शंस में रिवील दी सीक्रेट था या डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन था तो यही आपका आंसर होगा. किसी भी राज को फाश कर देना, चाहे एक्सीडेंटली ही बगैर जानबूझ के नहीं किया जाए, ऐसे ही अनइंटेंशनली हो जाए, उसको स्पिल दी बीन्स कहते हैं. देन चूज द करेक्ट पंक्चुएशन. तो जो करेक्ट पंक्चुएशन है वो ये वाली है, द कंपनीज रूल हैज चेंज्ड. देन नेक्स्ट वाज आइदर और, जैसे कि हम अक्सर सेंटेंसेस में यूज करते हैं आइदर दिस और दिस या नाइदर दिस और नॉर दिस. तो ये कौन सी टाइप है कंजक्शन की? ये कोरिलेटिव कंजक्शन की टाइप है. देन पेडागोजी के 2 क्वेश्चंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है. A teacher observes that specific students learn better through flipped learning. What should he do to maintain equity? एक टीचर है जिसने ऑब्जर्व किया है कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं जो फ्लिप्ड क्लासरूम टेक्निक के थ्रू ज्यादा अच्छे से जो है वो सीखते हैं. तो टीचर को क्या करना चाहिए सब स्टूडेंट्स में इक्विटी मेंटेन करने के लिए? तो बेसिकली फ्लिप्ड लर्निंग सेटअप का मकसद ये नहीं है कि सबको जो है वो सेम मेथड के थ्रू जो है वो उनकी एबिलिटीज को परखा जाए, जबकि इस सिचुएशन में टीचर क्या कर सकता है, वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देकर हर स्टूडेंट के लिए इक्वल चांसेस प्रोवाइड कर सकता है. तो आई थिंक ये ऑप्शन था आपके पास, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस एंड सपोर्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. जो क्वेश्चंस मिसिंग हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. कहीं पे कोई मिस्टेक है या कोई चीज़ मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में.